क्या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है सेकेंड टाइम? अगर फर्स्ट टाइम सिजेरियन हुआ है और सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो रही है तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज, जो एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है बिहाइंड द इनफर्टिलिटी, इज यूट्राइन स्कार डिफेक्ट या इस्थमोसील या फिर सिजेरियन स्कार नीश। अगर आप सोनोग्राफी करवाएंगे तो सोनोग्राफी में यूट्रस का जो एंटीरियर वॉल है, जो आगे का जो सरफेस है, उसमें डिफेक्ट मिल सकता है जिसको हम बोलते हैं इस्थमोसील या सिजेरियन स्कार डिफेक्ट। तो ये क्यों होता है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है पॉसिबल, कब ट्रीटमेंट करना चाहिए, कब ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले सिजेरियन स्कार डिफेक्ट बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसा कि नाम से क्लियर है कि यह एक सिजेरियन स्कार का डिफेक्ट है, मतलब सिजेरियन के जो टाँके लगते हैं यूट्रस पे, उसका जो हीलिंग है, यानी कि वो घाव जो है अच्छे से अगर नहीं भरता है तो उसमें कोई ना कोई गैप रह जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड पे कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगा। और हिस्ट्रोस्कोपी में, हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर यानी कि जिसमें हम कैमरा डाल के यूट्रस के अंदर देखते हैं, उसमें यूट्रस का जो आगे का सरफेस होता है उसमें एक आउट पाउचिंग जैसा, यानी कि एक पाउच जैसा दिखता है इन द लोअर सेगमेंट। यूट्रस के लोअर सेगमेंट में एक आउट पाउचिंग दिखेगा जिसको हम इस्थमोसील बोलते हैं। अब क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसकी इस्थमोसील के, वो समझते हैं। इस्थमोसील की वजह से मेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है, मेंसेस के बाद स्पॉटिंग हो सकता है, मेंसेस खत्म होने के बाद, जिसका कि रीज़न सिंपल है कि ये जो एक एरिया हो जाता है यूट्रस के नीचे वाले लोअर सरफेस में, लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में, जहाँ पे कि ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है और पीरियड्स खत्म होने के बाद वहाँ से स्पॉटिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इनफर्टिलिटी एक सिम्टम हो सकता है इस यूट्राइन स्कार डिफेक्ट का। अब ये इनफर्टिलिटी कैसे कॉज करता है, इसके भी बहुत सारे थियोरीज प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो ये है कि इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, यानी कि पानी इकट्ठा हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन या पस इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि यह एक एक्स्ट्रा एरिया है यूट्रस के अंदर जहाँ पे कि कुछ भी चीज़ कलेक्ट हो सकता है और वो कलेक्ट होकर के आपके यूट्रस में बच्चे के चिपकने के प्रोसेस को इम्पेयर कर सकता है। तो इस सबसे पहला रीज़न होता है हाइड्रोमेट्रा, यानी फ्लूइड कलेक्शन इन द इस्थमोसील। दूसरा रीज़न होता है उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो यूट्रस का जो एनवायरनमेंट है, यूट्रस के बच्चेदानी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के लिए फेवरेबल नहीं रहता है, वो हॉस्टाइल हो जाता है, तो इसलिए वो इम्प्लांटेशन को अफेक्ट कर सकता है। थर्ड जो रीज़न बताया गया है इसका वो ये है कि जो शुक्राणु होती है उसकी मोटिलिटी को और उसके नंबर को, इसकी वजह से कई बार शुक्राणु जाकर के यूट्राइन स्कार डिफेक्ट में ही फंस जाते हैं, उनकी मोटिलिटी ख़राब हो जाती है। तो ये थर्ड रीज़न प्रपोज किया गया है जो कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। अब समझते हैं कि सिम्टम्स की हमने बात की, किस वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है ये भी हमने समझ लिया। अब अल्ट्रासाउंड पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये अगर आपको यूट्राइन स्कार डिफेक्ट बताया गया तो आपको क्या क्या चीज़ अपने डॉक्टर से क्लियर करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए गए हैं तो आप ऑलरेडी सिम्टोमेटिक हैं, मतलब जो यूट्राइन स्कार डिफेक्ट है उसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है। एक चीज़ ये है जिसको हम अपने दिमाग में रखते हैं बिफोर डिसाइडिंग ऑन द मैनेजमेंट के लिए आपको डॉक्टर से ये पूछना है कि जो स्कार डिफेक्ट है उसकी साइज़ क्या है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं एज अ डॉक्टर वो ये है कि उसका डेप्थ कितना है, यानी वो कितना गहरा है। ये एक तरह का गड्ढा है, आप समझ लीजिए कि बच्चेदानी के आगे वाले जो सरफेस है, परत है, उसमें जो एक गड्ढा हो गया है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग में गड्ढा हो गया, तो उसकी डेप्थ कितनी है ये जानना इंपॉर्टेंट है, उसका विड्थ कितना है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो रिमेनिंग यूट्रस का जो टिश्यू है जो नॉर्मल है वो कितना है, उसको हम रेसिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस बोलते हैं, यानी RMT, जो कि आपके स्कैन रिपोर्ट में मेंशन होना इम्पॉर्टेंट है। इस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। सबसे पहली बात तो जो उसका डेप्थ है वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा तभी हम उसको कंसिडर करते हैं इस्थमोसील। अगर 2 मिलीमीटर से कम है तो उसको हम कोई भी डिफेक्ट नहीं मानते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आपको दिमाग में रखना है। दूसरा चीज़ है कि अगर 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है, 2 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो हम उसको इस्थमोसील बोलते हैं। और जो रेसिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस है
वो 5 mm से कम होना चाहिए, यानी 5 mm से ज़्यादा का अगर रेसिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस है, दैट अगेन इज नॉट एन इस्थमोसील। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है रेसिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस कितना है, दैट शुड बी क्लियर। उसके बाद आपको ये पूछना है कि इसका जो ट्रीटमेंट है, हर केस में हम ट्रीट करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आपके केस में इज इट रिक्वायर्ड और नॉट, हिस्ट्रोस्कोपिक रिपेयर होगा, लैप्रोस्कोपिक रिपेयर होगा, कौन से रूट से, अगर रिपेयर करना इंडिकेटेड है तो किस रूट से रिपेयर किया जाएगा, हिस्ट्रोस्कोपी से या लैप्रोस्कोपी से। 2 तरीके पॉसिबल होते हैं। अगर प्रेगनेंसी का इशू नहीं है, अगर सिर्फ ब्लीडिंग इश्यूज है, तो वो हार्मोन पिल्स से मैनेज किया जा सकता है। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो है LNG IUD, मेरेना करके डिवाइस होता है, दैट कैन बी इंसर्टेड टू ट्रीट द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, यानी पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग अगर हो रही है तो आप मेरेना इंसर्शन कर सकते हैं। अगर इनफर्टिलिटी इशू है तो फिर हम हार्मोनल पिल्स नहीं दे सकते हैं, तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट ऑप्शन होता है हमारे पास। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हिस्ट्रोस्कोपी या लैप्रोस्कोपी 2 तरीका है। हिस्ट्रोस्कोपी तब यूज़ करेंगे जब रेसिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस, यानी कि जो स्कार की जो थिकनेस है वो 5 मिलीमीटर से ऊपर है। तो हम हिस्ट्रोस्कोपी रूट से हम क्या करते हैं, बेसिकली हिस्ट्रोस्कोपी में हम स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो एक डिफेक्ट है ट्राइंगुलर शेप का होता है, उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि वहाँ पे कुछ भी इकट्ठा ना हो पाए, कुछ अक्यूमुलेट नहीं हो पाए, जो पीरियड्स का ब्लड है उसको ड्रेनेज के लिए जगह मिल जाए, और वहाँ पे कोई भी हार्मफुल फ्लूइड नहीं इकट्ठा हो जो कि आपकी इम्प्लांटेशन को अफेक्ट करता है। और लैप्रोस्कोपी में अगर मायोमेट्रियल थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम है तो वी प्रेफर लैप्रोस्कोपिक अप्रोच, और उसमें जो है हम सूचर का जो यूट्रस के स्कार का टिश्यू स्ट्रेंथ है वो बढ़ाते हैं। उसमें हम जो यूट्रस का जो स्कार है उसको कट करके ऊपर और नीचे के यूट्रस को हम स्टिच कर देते हैं, जिससे कि स्कार की थिकनेस बढ़ जाती है और इंटेग्रिटी, स्कार का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। तो ये सारी जो मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं वो डिपेंड करेगा आपके पर्टिकुलर केस में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, डेप्थ कितनी है, विड्थ कितना है, और रेसिडुअल मायोमेट्रियल थिकनेस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा, और आपके सिम्टम्स क्या हैं। तो होप दैट क्लियर्स द कन्फ्यूजन अराउंड इस्थमोसील एंड आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। इंसिडेंस की बात करें तो इट इज़ अराउंड, इसका इंसिडेंस बहुत ही वेरिएबल है। 44 to 88% केसेस में इस्थमोसील मिल सकता है आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। और इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस इज बाय अल्ट्रासाउंड। दूसरा तरीका जो होता है वो है सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, यानी कि यूट्रस के अंदर सलाइन इंजेक्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट डाल करके, और उसको हम सोनोग्राफी से देखते हैं। तो दैट इज़ अ बेटर वे टू सी द यूट्राइन स्कार डिफेक्ट। और लास्ट केस होता है MRI, जो कि बहुत ही कम करवाया जाता है। मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस इज बाय द सोनोग्राफी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।